जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1857 का जो रिवोल्ट था वहाँ तक पढ़ चुके थे। लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, इससे जो इंडियन पीपल्स थे उनको एक रास्ता मिला ब्रिटिश का अपोज करने का, स्वतंत्रता प्राप्त करने को। उनको एक उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हुई कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग एक साथ मिलकर हम ब्रिटिश का विरोध करें तो हम लोग सुधार की मांग कर सकते हैं और स्वराज भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट था वो केवल नॉर्थ इंडिया में था, जिसको दबाने के लिए जो ब्रिटिशर थे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत सारे जो उस समय के राजा रजवाड़े थे उन्होंने साथ दिया था। इससे इंडियन पीपल्स को, जो हमारे राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता थे, वो उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर पूरे इंडिया से लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश का विरोध करें तो हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। ऐसे तो जो उस समय जो छोटी छोटी पार्टियां थी 1857 के पहले या 1857 के बाद जो छोटी छोटी पार्टियां बनी, वो ब्रिटिशर का जब अपोज करती थी, विरोध करती थी, तो उसका कुछ खासा प्रभाव ब्रिटिशर पर पड़ता नहीं था। जिससे ये जो हमारे राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता थे जो छोटी छोटी पार्टियां बनाते थे, या फिर और जो पार्टी नहीं भी बनाते थे, राष्ट्रवादी लीडर्स थे, वो एक ऐसी संस्था के बारे में सोच रहे थे जो ऑल ओवर इंडिया से लोगों को एक साथ लाए, एकता की बात करे, एक साथ मिलकर आंदोलन करें और एक साथ मिलकर ब्रिटिश से सुधार के लिए मांग करें, जो उनके रूल रेगुलेशन है उनमें सुधार के लिए मांग करें। इसी जब ये छोटे छोटे जो हमारे पार्टियां थी, जैसे 1838 में एक पार्टी बनती है लैंड होल्डर्स, जिसको बनाते हैं द्वारिकानाथ टैगोर। ऐसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनती है 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसको बनाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ऐसे बॉम्बे एसोसिएशन 1876 में बनता है, बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको दादा भाई नेहरूजी बनाते हैं। 1885 में बनता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसको हमारे फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी बनाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां थी, इनके अपोज करने से, इनके विरोध करने से जो ब्रिटिशर्स थे उन पर कुछ खासा प्रभाव पड़ता नहीं था। तो इसी बीच एक ब्रिटिश रिटायर्ड आईसीएस अफसर एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये 1883 में इन लीडर्स के संपर्क में आते हैं। 1883 में इन लीडर्स के संपर्क में आते हैं और 1883 में ये संपर्क में आए। इसके अगले ही वर्ष 1884 में एक पार्टी बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में एक संस्था बनाते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संस्था बनाते हैं। जब इस संस्था में बहुत सारे लीडर्स शामिल होते हैं, तो ये जब संस्था बन जाती है, तो ये संस्था बनने के बाद ये पूरे इंडिया से, पूरे राष्ट्र के विभिन्न अलग अलग राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए एक सम्मेलन पुणे में करती है अगले वर्ष 1885 में। लेकिन वो सम्मेलन पुणे में ना होकर बॉम्बे में होता है, और जब बॉम्बे में होता है तो उस समय 1885 में जब बॉम्बे में हुआ, तो जब बॉम्बे में हुआ तो इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्या हुए, 72 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 72 मेंबर्स इसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इसका सेशन था, फर्स्ट सेशन, जो ये कांग्रेस का जो सेशन था, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो
भूमेश चंद्र बनर्जी भूमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, WC बनर्जी। जब इसमें 72 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी लोग सर्वसम्मति से इसी संस्था को चेंज कर देते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में इसको चेंज कर देते हैं, इसका नेम रख देते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस। 1885 में हमारी बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है तो इसको बनाने का जो पर्पज होता है, इसका मेन उद्देश्य एम होता है, वो होता है कि जो उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उसको प्रोत्साहित करो, लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को एक साथ लाओ, एकता की बात करो, उनके हितों की बात करो। हम एम को देखते हैं कि क्या एम था। उद्देश्य, कांग्रेस को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था हम देखते हैं। तो जो एम था, कांग्रेस को बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था, मेन एम था, उसको हम देखते हैं। सब फर्स्ट, ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित करना। ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित, मीन्स अगर कोई भी इंडियन पीपल, कोई भी लीडर, राष्ट्रवादी नेता या फिर कोई भी इंडियन पीपल अगर वो ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स का विरोध करता है तो उसका साथ देना। ठीक है। लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीय भावना से ऊपर उठाकर राष्ट्र के बारे में उनके अंदर भावना जागृत करना। लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीय भावना से ऊपर उठाना। इसका मीन जैसे आज इस समय, इस जो 2023 चल रहा है, इस समय क्या है, जैसे आज क्या है, हम लोग स्टेट में बटे हुए हैं, जैसे हम यूपी के हैं, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, लेकिन अगर बात देश पर आती है तो हम लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, ऐसे उस समय भी लोग प्रांतों में बटे हुए थे, लेकिन उस समय लोग एक साथ खड़े नहीं होते थे, वो प्रांतों में बटे होते थे लेकिन एक साथ खड़े नहीं होते थे। इस समय क्या है, अगर हम लोग भले ही हम लोग यूपी वाले हैं या बिहार वाले हैं, पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, कोई भी स्टेट वाले हैं, लेकिन अगर बात देश पर आती है तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब लोग एक साथ आ जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो जो कांग्रेस बनी उसका जो मेन एम था उसमें यह भी था कि लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीय भावनाओं से ऊपर उठाकर उनके अंदर राष्ट्र की भावना जागृत करना, राष्ट्र की भावना उनके अंदर भरना। थर्ड, ब्रिटिश के जो रूल रेगुलेशंस थे उनका विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चलाना। यानी लोकतांत्रिक ढंग का मीन्स कि जो उस समय रूल रेगुलेशन का विरोध करना है तो जो संविधान के दायरे में रहकर हम उनके रूल और रेगुलेशन का विरोध करें। फोर्थ, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। उस समय क्या था, उस समय जो 90% से ज्यादा लोग क्या थे, अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था।
इससे उनको राजनीतिक शिक्षा देना इनका मेन उद्देश्य में ये भी था। राजनीतिक शिक्षा देना, ऐसे बहुत सारे इनके उद्देश्य थे और इन सब उद्देश्यों को पूर्ण करने में कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में काफी सफल भी होती है। लेकिन जो कांग्रेस शुरुआती दौर में कांग्रेस के लीडर हुए, जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, बदरुद्दीन तैयब जी हुए, बिमलेश चंद्र बनर्जी हुए, ऐसे बहुत सारे जो शुरुआती दौर में कांग्रेस के लीडर्स थे जिनके हाथों में कांग्रेस की बागडोर थी, वो जो उनका तरीका था ब्रिटिश के रूल रेगुलेशन का विरोध करने का, वो था याचिका के द्वारा, सभा लगा के विरोध करते थे, प्रार्थना के द्वारा विरोध करते थे, जिससे ब्रिटिशर पर इसका कुछ खासा प्रभाव पड़ता नहीं था और ब्रिटिशर अपनी मनमानी करते रहते थे। तो शुरुआती जो 20 साल कांग्रेस जब बनी 1885 से 1905 तक, बंगाल विभाजन तक, इस समय जो कांग्रेस थी उसको खासा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस के बनने से कुछ खासा प्राप्त नहीं हुआ। मिला कि जो लोग थे, इंडियन पीपल्स थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी वो अच्छे से पनपने लगी थी, बढ़ने लगी थी। इसमें वो जो कांग्रेस थी वो सफल हुई थी। तो जब इनके विरोध करने से, इनके अपोज करने से कुछ खासा प्रभाव हुआ नहीं, तो धीरे धीरे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनमें एक भावना जागृत होने लगी कि हमें ब्रिटिश का जो ये हमारा तरीका है विरोध करने का, क्षमा याचिका के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, इससे कुछ हमें मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हुई कि हमें जो स्वराज या स्वतंत्रता हमें मांगने से नहीं, अभी तो संघर्ष करने से मिलेगी। तो जो इस संघर्ष वाले भावना के जो लीडर्स हुए कांग्रेस में बाद में, जिन्हें हम बाद में उग्रवादी विचारधारा या फिर रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो ये उग्रवादी विचारधारा थी ये कांग्रेस में पनपने लगी थी और कांग्रेस के अंदर एक उदारवादी विचारधारा जो पहले जिनके हाथों में कांग्रेस की बागडोर थी और जो बाद में संघर्ष करने वाली विचारधारा जन्म ली, इन दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। इसी बीच 1903 में एक बंगाल के विभाजन का जो ब्रिटिशर थे वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब बंगाल के विभाजन का अनाउंसमेंट करते हैं ब्रिटिशर, तो जो उस समय कांग्रेस के लीडर्स थे, उदारवादी नेता थे, वो अपने तरीके से उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसका भी कुछ प्रभाव ब्रिटिशर पर पड़ता नहीं है। और जुलाई में क्या होता है, जो ब्रिटिशर होते हैं बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल डिवीजन, तो 1903 में ब्रिटिशर क्या करते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं। बंगाल विभाजन का जो अनाउंसमेंट होता है, वो तो घोषणा जो होती है, होती है 1903 में। और इसके बाद 19 जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस के लीडर्स थे जिनके हाथों में बागडोर था कांग्रेस की, वो अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं अपने तौर तरीके से। और इसका कुछ प्रभाव ब्रिटिशर पर पड़ा नहीं। इससे क्या हुआ, जुलाई में क्या किए, ये बंगाल का डिवीजन कर दिए। जब बंगाल का डिवीजन हो गया तो उसके बाद जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जनसभा बुलाई। उसमें बहुत सारे कई हजार लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। और फिर वहां से जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने शुरू किया
स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। तो अगस्त में कलकत्ता में के टाउन हॉल में क्या होता है, सभा बुलाई जाती है। सभा बुलाई जाती है, कलकत्ता का जो उस समय का टाउन हॉल था उसमें बुलाई जाती है। और यहाँ से फिर शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट में जो ब्रिटिश इंग्लैंड से जो वस्तुएं आ रही थी, जो सामग्री इंग्लैंड से आ रही थी, उसका विरोध किया गया, उसको यूज करने का आंदोलन चलाया गया। और जो इंडिया में बनने वाली वस्तुएं थी उसको प्रोत्साहित किया गया, उनके यूज को बढ़ाया गया। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसको फिर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पर जो हमारे रेडिकल्स थे, उग्र विचारधारा के लोग थे, उन्होंने चलाया। इसके बाद जो कांग्रेस की दूसरी विचारधारा थी, जो उदारवादी विचारधारा थी, वो मानती थी कि इस जो स्वदेशी मूवमेंट चला है इसको केवल कलकत्ता में ही सीमित रखा जाए, पूरे इंडिया में ना फैलाया जाए। लेकिन जो उग्रवादी विचारधारा थी उनका मानना था कि इस आंदोलन को पूरे इंडिया में चलाया जाए और केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं अपितु पूर्ण स्वराज की मांग की जाए। इससे दोनों में और मतभेद बढ़ जाता है, उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा, इन दोनों में और मतभेद बढ़ जाता है। इसके बाद जब ये मतभेद बढ़ता रहता है और 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है तो ये दोनों विचारधारा अलग हो जाती हैं। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में हुआ तो यहाँ पर दोनों विचारधारा अलग हो गई। उदारवादी, उग्र विचारधारा। और जो बंगाल के विभाजन का जो ब्रिटिशर का मेन एम था वो था कि उस समय 19th सेंचुरी के लास्ट तक और 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो बंगाल था वहाँ पर राष्ट्रवाद अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका था। इससे और जो एकता थी वहाँ के अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच में, इससे जो ब्रिटिश थे वो बहुत परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। इससे उन्होंने बंगाल को विभाजन करने को सोचा कि अगर हम बंगाल को विभाजन कर देंगे, इनको हम बता देंगे कि ये एक नहीं है, ये अलग अलग धर्म के एक नहीं हो सकते। तो ये भावना उनके जो इंडियन बंगाल के जो लोग थे उनके अंदर ब्रिटिश को भरना था कि तुम एक नहीं हो सकते, तुम अलग अलग धर्म के हो, तुम एक नहीं हो सकते। इसी भावना से उन्होंने क्या किया था, बंगाल का डिवीजन किया था। और ये इस भावना जो ये इनका मनसा था, विचार था अलग करने का, इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी होते हैं। क्योंकि इसके अगले वर्ष ही 1906 में मुस्लिमों के हित के लिए एक पार्टी बनती है जिसे हम लोग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1906 में बन जाती है मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो बनती है वो ऑल अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन 1906 में बंगाल के ढाका में होना था। तो जब वहाँ पर होता है तो उसमें बहुत ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर आते हैं सेशन में, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और जब ये लोग आते हैं उसी समय जो बंगाल ढाका के उस समय के जो नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह, वो एक प्रस्ताव रखते हैं एक संस्था के बारे में जो प्रॉपर मुस्लिमों के लिए हो, उनके हित की बात करें। तो जब वो ये प्रस्ताव रखते हैं उसके बाद क्या होता है, सभी लीडर्स उसको सर्वसम्मति से पास कर देते हैं और एक संस्था बन जाती है जिसे हम लोग बाद में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं।
जो ये नेम था, पहले तो ये संस्था बनी, जो ये नेम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेम था, उसको एक लाहौर के एक नेता थे मियां मोहम्मद साफी, उन्होंने दिया था इसको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिया था। अब जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है तो बनने के बाद ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग करती है। सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स कि मुस्लिमों के लिए सीट अलग कर दिया जाए, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर उनको वो सीट दे दिया जाए, वहां पर केवल जो मुस्लिम कैंडिडेट है वही वहां से प्रतिनिधि चुना जाए, मुस्लिम कैंडिडेट का प्रतिनिधि चुना जाए। तो जो ब्रिटिशर की यही मंशा भी थी कि इनको हम दिखा दें कि तुम एक नहीं हो, तुम अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग जगह से तुम्हारा जो अलग अलग सोर्स हैं तुम्हारे प्रेरणा के, तो इनको दिखा दिया जाए, क्योंकि ये अगर एक रहेंगे तो हमारे लिए खतरा रहेगा। इसीलिए जो उनकी मंशा थी बंगाल विभाजन की वो काफी हद तक सक्सेस हो गई और 1906 में बना मुस्लिम लीग। फिर मुस्लिम लीग ने मांग की सेपरेट इलेक्टोरेट की, और जिसको 1909 में एक एक्ट के थ्रू एक एक्ट के थ्रू इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड जो था उसको पूरा भी कर दिए ब्रिटिशर, क्योंकि वो तो यही चाहते ही थे। 1909 में एक्ट के थ्रू क्या किए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था वो पूरा हो गया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिशर ने दिया तो इसका कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विरोध किया, कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया। अब इसी बीच क्या होता है, 1940 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाता है। इसी बीच 1940 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो जाता है। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू होता है तो जो ब्रिटिशर थे इंडिया को वर्ल्ड वार ब्रिटेन के तरफ से शामिल कर देते हैं, और जो इंडियन आर्मी थी उनको ब्रिटेन के तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध करने के लिए ले जाते हैं।